हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 16। जो हमारा चैप्टर 16 है वो क्या है? जल एक बहुमूल्य संसाधन है। जिसका कोई मूल्य नहीं होता वो क्या होता है? बहुमूल्य। ठीक है, तो बहुमूल्य संसाधन है हमारे लिए कौन? जल। जल है तो कल है। अगर हमारे पास जल होगा तो हमारा कल होगा, अगर जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा। यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। अगर हमारे पास जल है तो ही हमारा भविष्य सुरक्षित है, वरना नहीं। आप शायद जानते हो कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक विद्यालय में जल दिवस मनाया गया। आपके आयु वर्ग के बच्चों से पोस्टर आमंत्रित किए गए। उस दिन प्रस्तुत किए गए पोस्टरों को चित्र में दिखाया गया है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, जल की हर बूंद बचाएं, जल की बचत करें, प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है, मेरा परम मित्र जल है। बच्चों द्वारा बनाए गए कुछ पोस्टर्स हैं ये। इन पोस्टरों से आपको क्या संदेश मिलता है? अपने प्रेक्षणों को अपनी नोटबुक में लिखिए और उनकी चर्चा कक्षा में कीजिए। अब हम देखते हैं, क्या आपने कभी अब घर अथवा विद्यालय में जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता और शिक्षक प्रिया आपको जल बर्बाद न करने की सलाह देते होंगे। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। जैसे कि अगर हम जल संरक्षित नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास जल नहीं होगा, और जल नहीं होगा तो हमारा कल नहीं होगा। पेयजल, धुलाई, खाना पकाने, उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी के बराबर है। क्या आपके परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है? यदि हाँ, तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिलता है। आपके मित्रों और उनके परिवारों की जल की उपलब्धता की स्थिति कैसी है? अपने अनुभव की उनके साथ चर्चा कीजिए। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी का आना, जल भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर कब ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, जल एकत्र करने के लिए क्या किया जा रहा है? लंबी कतार लगी हुई है। और यहाँ हम देख सकते हैं समाचारों की कतरन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, व्हाट इफ 2006 गेस्टलेस रेन। यहाँ पर रेन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर सिंपल वेज टू सेव वाटर काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। चित्र 16.3 में दिखाए गए समाचार पत्रों की कतरनें इस स्थिति की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि यह सत्य नहीं है। हम जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 16.1। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जल की कमी से संबंधित समाचार, लेख और चित्र की कतरनें एकत्र कीजिए। उन्हें अपनी स्क्रैप बुक पुस्तिका में चिपकाइए और उनके बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। जनता द्वारा झेली जाने वाली कुछ समस्याओं को भी सूचीबद्ध कीजिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब कुछ वर्षों में क्या होगा? जो हमारा जल है, वर्षा 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, विश्व में 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग किए जाने वाला कितना जल उपलब्ध है। अब हम देखेंगे कितना जल उपलब्ध है। अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के चित्र को देखिए। यह नीला क्यों दिखाई देता है? निश्चय ही अनुमान लगा सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी पृथ्वी का चित्र ये कैसा दिखाई दे रहा है हमको? अंतरिक्ष पृथ्वी की नीली आभा लिए दिखाई देती है। ये हमें सब क्या दिखाई दे रहा है? जल दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालाबों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल, वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इसमें अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है।
उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है, जिसे बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं। ऊपर बताए गए कुछ स्रोतों से उपलब्ध अलवण ताज़ा जल की अपेक्षा मात्रा का आकलन करने का क्रियाकलाप 16.2 कीजिए। देखते हैं हम यहाँ पर 16.2 में क्या दिया गया है। एक सारणी में दिए गए विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी पर उपलब्ध अलवण जल का आकलन कीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, माध्यम आमाप साइज की एक बाल्टी लेकर उसे जल से भरिए। इसमें 20 लीटर जल आता है। मान लीजिए कि बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुछ जल को प्रदर्शित करता है। एक 5 ml क्षमता का चम्मच लीजिए और बाल्टी में से 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डालिए। यह पृथ्वी पर उपलब्ध अलवण जल को प्रदर्शित करता है। मग से 3 चम्मच को कांच की ग्लास में डालिए। यह भौम जल के रूप में पाए जाने वाले उपयोग योग्य जल की मात्रा के समान है। अंत में मग में से 1/4 भाग चम्मच जल निकालिए। यह विश्व की सभी झीलें, नदियों उपस्थित कुल अलवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कौन सा कितना जल हमें उपयोग में लिया जाता है। बाल्टी में मचा हुआ जल समुद्र महासागरों में उपस्थित लवण जल, खारे पानी और आंशिक रूप से भौम जल के रूप में पाए जाने वाले जल को दर्शाता है। यह जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। नहाने के मग में बचा जल उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमकृत रूप में हिम नदों, ध्रुवीय बर्फ, पर्वतों की स्थायी बर्फ में पाया जाता है। यह जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। बूझो यह जानकर चकरा गया कि हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध जल की इतनी कम ही है। पहेली ने इस गणना करके बताया कि अलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% है। हम में से अधिकांश लोग जल को एक असीमित संसाधन मानते हैं। क्रियाकलाप 16.2 से क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक मात्रा का आभास हुआ है? क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? इस विषय में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। जल की अवस्थाएं। अब हम जल की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको डर है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो जाएगा? आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी जल की निरंतरता उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। आपने कक्षा 6 में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। अपने शब्दों में लिखिए कि आप जल चक्र के बारे में क्या जानते हैं। आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव, गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ छत्रक, बर्फ से ढके पर्वतों, हिम नदों, ग्लेशियर में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भौम जल भी पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। क्या इस जानकारी से आपको कोई राहत मिलती है? क्या आपको जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम याद है कि क्रियाकलाप 16.3 आपको इससे सहायता करेगा? क्या है हमारा क्रियाकलाप 16.3? चित्र 16.5 में जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रमों के लिए सही शब्द लिखिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ अलग अलग दे रखा है। जैसे कि हमको यहाँ पर दिया है मजभोल, तो मतलब क्या होगा? भौम जल। यहाँ पर दे रखा है सपवा यानी वाष्प। यहाँ पर दे रखा है हमको नसगन, तो क्या है? संघनन। फिर दे रखा है लदबा यानी बादल। यहाँ पर दे रखा है हमको नर्ज पो वात्सव, तो ये क्या हमारा? वाष्पोत्सर्जन। और यहाँ पर हमारा निस्यंदन, और ये हमारा यहाँ पर है वर्षण। क्या है हमारा? अब हम देखते हैं अधिकांश शहरों और नगरों की अपनी जल आपूर्ति व्यवस्थाएं होती है जो नागरिक निकाय द्वारा संचालित होती है। जल को आसपास की किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाया जाता है। जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए जाल द्वारा की जाती है।
सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उसके स्रोत से ही प्राप्त करते हैं। प्रिय महिलाओं और बच्चों को जल लाने के लिए उसके स्रोत तक पैदल जाना पड़ता है। कभी कभी जल स्रोत के लिए कई किलोमीटर की दूरी पर भी जाना पड़ता है। बच्चों के लिए जल ढोने का कार्य अत्यधिक कष्टकारी है। ऐसे बच्चे प्रिय नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते, क्योंकि उन्हें इस स्रोत से जल लाने में ही बहुत समय लग जाता है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंप से प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है, अब हम जानेंगे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, जल लेकर आती हुई महिलाएं हमको दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ देखते हैं, जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है भौमजल। यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदे तो हमें वहां की मृदा आर्द्र नम मिल सकती है। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदें तो हमें क्या दिखाई देगा, उस स्तर पर तक पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान अवकाश और चट्टानों के बीच के स्थान से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है और यहाँ किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। इस भौम जल का स्रोत क्या है? वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों द्वारा दरारों में भर जाता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःसंयंदन कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलो चट्टानों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को जलभर कहते हैं। जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा भौम जल और भौम स्तर दिखाई दे रहा है। ये क्या हमारा भौम जल, जल स्तर, पुनः प्राप्ति, हैंडपंप और ये नदी और झील। और यहाँ पर भी हमको क्या दिखाई दे रहा है, भौम जल दिखाई दे रहा है। क्या आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ निर्माण कार्य हो रहा है? श्रमिकों को निर्माण के लिए जल कहाँ से मिलता है? आपने शायद देखा होगा कि ऐसे स्थानों पर भौम जल स्तर पर पहुँचने के लिए सच्छिद्रण बोरिंग की जाती है। वहाँ कार्य करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहरी खुदाई करनी पड़ी। क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल का निकाल कर सकते हैं? ऐसा करने के लिए भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जैसे हम देखते हैं, क्या हमें भौम जल तो मिल रहा है, लेकिन अगर हम हमेशा भौम जल लेते रहेंगे तो क्या हमको इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा हमारे भौम जल के स्तर पर? हम देखते हैं, भौम जल स्तर का अवक्षय। भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनः प्राप्ति वर्षा जल के अवस्त्रवण रिसाव द्वारा हो जाती है। भौम जल स्तर पर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः प्राप्ति हो जाती है। तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः प्राप्ति न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक है। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है जो भौम जल स्तर को नीचा कर सकता है। भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक है वन आरोपण, वनोन्मूलन और जल के अवस्त्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र की कमी। अब हम देखते हैं जनसंख्या प्रसार। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्योगों, खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है। इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवस्त्रावण की दर कम हो जाती है। यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह कमी होती रही तो इसका क्या परिणाम होगा? याद रखिए कि पक्के फर्श से जल आसानी से अंतर्स्रावित नहीं होता, जबकि घास के बगीचे, मैदानों आदि से जल तुरंत अवस्रावित हो जाता है। यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रिय भौम जल का उपयोग किया गया है या किया जाता है। इस प्रकार एक और हम अधिक भौम जल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माणों के लिए हम भूमि जल के अवस्त्रावण के अवसर में कम
कमी आ रही है। इसके कारण भौम जल स्तर का निरंतर अवक्षय हो रहा है। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तरों तक पहुंच गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करें, भौम जल को हम अधिक उपयोग में ला रहे हैं। उसके बाद जो हमारा निर्माण कार्य हम ऐसे कर रहे हैं जहाँ पर हमारा जल का अंतरास्त्रावण होता है, वहीं पर हम क्या कर रहे हैं, भवनों और इनका निर्माण कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी जल की स्तरता कम हो रही है। बढ़ते हुए उद्योग, जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल भूमि से निकाला जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं क्रियाकलाप 16.4। ऐसे कुछ उद्योगों के नाम बताइए जिनमें आप परिचित हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले और इनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों की एक सूची बनाइए। अपने शिक्षक, शिक्षिका और माता पिता से इस बारे में बातचीत करिए। किस प्रकार बढ़ते हुए उपयोग धंधे भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी है। कृषि कार्य, भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अतः किसानों को सिंचाई के लिए भौम जल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौम जल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। जल का वितरण, अब हम देखेंगे जल का वितरण कैसे हो रहा है। अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वहाँ जल से समृद्ध, इसके विपरीत रेगिस्तान में जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। भारत बहुत विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा प्रिय बाढ़ आ जाती है जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ता है। हमारे देश में एक ही समय पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ समय क्षेत्रों में सूखा हो सकता है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 16.5। हमारे देश में औसत वार्षिक वर्षा का वितरण चित्र 16.8 में दिखाया गया है। मानचित्र में उस स्थान को ढूंढिए जहां आप रहते हैं। क्या आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है? क्या आपके क्षेत्र में वर्षा भर पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है? यह भी संभव है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों जहां वर्षा तो पर्याप्त होती है फिर भी जल की कमी रहती है। क्या हम कह सकते हैं कि यह जल संसाधनों के लिए कुप्रबंधन के कारण होता है? अब हम यहाँ देख सकते हैं, हमको मानचित्र दिखाया गया है। ये मानचित्र कहाँ का है? हमारे भारत में हमको दिखाया गया है। देखो, ये हमारा भारत है और भारत में क्या है, जल की काफ़ी सारा जल है हमारे भारत में। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान दिखाया गया है, यहाँ पर तिब्बत, यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान और यहाँ पर बांग्लादेश। ये सभी देश हमको दिखाए गए हैं और यहाँ पर वर्षा का भी बताया गया है। 40 से वर्षा सेंटीमीटर में, 40 से अधिक, 200 से 400 और 100 से 200। ये हमको हमारे भारत में क्या दिखाई दे रहा है, 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जल प्रबंधन। आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुंच पाए। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों रिसाव को देखा होगा जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिसकर बह जाता है। यह नागरिकों अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए। कुप्रबंधन अथवा बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है। हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं। त्रुटिपूर्ण टोंटियों से जल का रिसाव उसकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता नहीं होगी। हमने देखा कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः प्राप्ति करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे जल संग्रहण अथवा
वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। यह मालूम कीजिए कि क्या आपके आसपास की किसी इमारत में जल संग्रहण तंत्रों को लगाया गया है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। बावड़ी जल के संचित करने का पारंपरिक तरीका है। क्या करती है, जो बावड़ियाँ होती है वो जल को संचित करती है। समय के साथ बावड़ियों का रख रखाव बंद कर दिया गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा होती गई। तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा। बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है, वहाँ कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं को प्रबंधन भली भांति हो रहा है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययिता से कर रहे हैं। संभवतः आपने बूंद ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा। चित्र में आप ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है, जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। अब हम देखते हैं ऐसे केस अध्ययन। गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भुजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहाँ का ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता। पिछले वर्षों में जल की मांग बढ़ गई है। भूम जल का उपयोग पुनः पूर्ति होने वाले जल से कहीं अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप भूम जल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता चला गया है। वर्ष 1989 में गांव वासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया। रुक्मावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम बंद बनाए गए। इस तरह एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतःस्रावण दर को बढ़ा दिया, जिससे जल भरों की पुनः पूर्ति हो गई। इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार अब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है, और जो जल बहकर समुद्र में चला जाता है और व्यर्थ हो जाता है, अब सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया है। अब हम यहाँ देख सकते हैं खेत में बूंद ड्रिप सिंचाई व्यवस्था। ये क्या दिखाई दे रही है हमको? बूंद ड्रिप सिंचाई व्यवस्था दिखाई दे रही है। आपकी भूमिका, क्या आप कभी अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहता देखकर उसे बंद करते हैं? रिसते हुए नल से बहुत सा जल व्यर्थ हो जाता है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए आपकी सहायता के लिए कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। क्या आप इनमें से कई तरीके जोड़ सकते हैं, जैसा कि जल बचत आदतें। क्या ये हमारी जल को बचाने की आदतें? मंजन ब्रुश करते समय नल को लगातार खुला ना रखें। फर्श की धुलाई करते बजाय उस पर पोछा लगाएं। जैसे हम फर्श को धोते हैं तो उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं? पोछा लगा सकते हैं। पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। आपने देखा होगा कि गमले के पादपों पौधों को यदि कुछ दिन तक पानी ना दिया जाए तो वो मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा था कि पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए, मृदा में पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए यदि पादपों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो इसका क्या परिणाम होगा? पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ है जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादपों न रहने का परिणाम होगा कि पृथ्वी पर ना ही पर्याप्त भोजन मिलेगा, ना ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और न ही पर्याप्त वर्षा होगी। इनसे संबंध अनेक अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। एक सफल प्रयास। राजस्थान में एक गर्म शुष्क क्षेत्र है, जहाँ की प्राकृतिक कमी की चुनौती का एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियों अखेरी, रूपारेल, सरसा, भागिनी, जहाजवली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया है। अब हमको कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं। जलभर, अक्षय, बूंद सिंचाई व्यवस्था, भौम जल, अंतःसंयंदन, पुनः पूर्ति, जल संग्रहण, भौम जल स्तर और अलवण। अब हम देख सकते हैं आपने क्या सीखा। जल सभी सजीव जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और वाष्प। यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी है। विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है। ऐसा भूत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ कारण हैं।
हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों में रिश्ते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौम जल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल के पुनः पूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। समय की मांग है, हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययता से करे। यदि पौधों को कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।